टू द क्लाउड सर्व। ठीक है, चल गई रिकॉर्डिंग। तो यहां पर इसका बेस क्या है जब हम सेक्शन 85 की बात करते हैं? इट मस्ट नॉट ओनली बी एस्टैब्लिश दैट इंटॉक्सिकेंट was administered without his knowledge or against his will, but also by reason of such intoxication, the person concerned was incapable of understanding the nature of the act. ये बहुत एक ये बार बार ना केसेस में कहा गया है। और जब हम लोग बात कर रहे थे इंसेनिटी की, तो ये वहां पर भी था। बात ये नहीं है कि वो इंसेन है या नहीं है, किस लेवल की इंसेनिटी है, किस लेवल का इंटॉक्सिकेशन है। बात यह है, इट हैज टू बी टू द पॉइंट वेयर द पर्सन डज नॉट अंडरस्टैंड कि वो जो कर रहा है उसका नेचर क्या है। द पर्सन हैज टू बी इनकेपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ द एक्ट। दिस इज something which is like very very crucial when it comes to all these sections, all these exceptions, especially when we are talking about insanity and when we are talking about this particular section which is about intoxication. तो इनकेपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ द एक्ट, यानी कि मुझे नेचर ऑफ द एक्ट नहीं पता कि मैं अगर किसी पे गोली चला रहा हूं, क्या मैं सच में गोली चला रहा हूं, क्या मेरे हाथ में बंदूक है या नहीं है, क्या मैं सिर्फ उंगली दिखाकर किसी को कह रहा हूं कि हाँ मैं इसको मार दूंगा, क्या मुझे समझ में आ रहा है कि मेरे हाथ में सच में पिस्टल है और मैं मारने वाला हूं। तो इंटॉक्सिकेशन किस लेवल की है? तो सिर्फ ये बात नहीं है, यहां पर एक चीज जो सबसे क्रूशल आई थी वो ये थी कि आपको इंटॉक्सिकेट किसी और ने किया हो। Okay, then nothing is an offense which is done by a person who at the time of doing it is by reason of intoxication, incapable of knowing the nature of the act. तो एक बात तो ये हो गई कि शराब पीने की वजह से या किसी भी तरह का इंटॉक्सिकेशन, नारकोटिक्स हो सकता है, अल्कोहल हो सकता है, नारकोटिक्स हो सकता है, द पर्सन इज इनकेपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ द एक्ट। उसको एक्ट का नेचर समझ नहीं आ रहा, पहली बात, कि क्या वो गलत है, क्या वो कॉन्ट्री टू लॉ है। सेकंड थिंग इज दैट वो जो उसको इंटॉक्सिकेट किया है जिस चीज ने, क्या उसने उसको खुद कंज्यूम किया है, किसी और ने उसको करवाया है? अगर किसी और ने उसको कंज्यूम करवाया है तो वहां पर ये प्रोटेक्शन आएगी। यानी कि वहां पर आप ये जनरल एक्सेप्शन दे सकते हो कि पर्सन इंटॉक्सिकेटेड था या इंसान ने शराब पी हुई थी। क्यों? क्योंकि उसको किसी और ने इंटॉक्सिकेट किया, उसको किसी और ने नार्कोटिक्स दिए विदाउट हिज विल, उसकी मर्जी के बिना, अगेंस्ट हिज विल, यहां पे लिखा हुआ है उसकी मर्जी के बिना उसको इंटॉक्सिकेट किया गया है, विदाउट हिज नॉलेज, ही डजंट नो अबाउट इट। लेकिन ओवर एंड अबव, अगर ये वाला फैक्टर प्रूव हो भी गया कि उसकी मर्जी के बिना उसको शराब दी गई है, तो ये उसको लाइसेंस नहीं दे देता कि वो किसी को भी मार देगा और फिर 23rd का एक्सेप्शन ले लेगा, नहीं। उसका फिर वहां पर जो सेकंड पॉइंट आता है, जो सेकंड क्रूशियल एसेंशियल है, वो ये है कि ये इंटॉक्सिकेट होने के बाद किसी और के द्वारा द पर्सन हैज टू बी इनकेपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ द एक्ट। उसको पता नहीं होना चाहिए कि वो जो कर रहा है उसका नेचर क्या है। ये चीजें आप किसी भी एग्जाम में इसको अगर डिफाइन करते हो, या आप अगर लॉ का भी एग्जाम दे रहे हो, या अगर जुडिशरी के लिए भी कोई ऐसा क्वेश्चन आता है, तो ये चीजें मेंशन करना बहुत ज्यादा क्रूशियल हो जाता है। ठीक है। अब यहां पर कुछ लोग कहते हैं कि 85 और 86 दिया क्यों हुआ है, दो क्यों दिए हुए हैं? मतलब पहले 85 86 होता था, अभी 23 24 है। तो एज पर आईपीसी इट वाज 85 86 एंड एज पर बीएनएस इट इज 23 24। तो क्यों अलग अलग दिए हुए हैं, वील डिस्कस दैट आल्सो। 23 24 में डिफरेंस क्या है, वील टेक दैट आल्सो। अब यहां पर व्हेन वी टॉक अबाउट विदाउट हिज नॉलेज और अगेंस्ट हिज विल, जैसे मैंने आपको अभी बताया, ही मस्ट बी टोटली अनअवेयर दैट व्हाटएवर वाज एडमिनिस्टर्ड और गिवन टू हिम विल हैव एनी इंटॉक्सिकेटिंग इफेक्ट। तो जब ये वाला पार्ट हम लोगों ने पढ़ा, मैंने कहा पहला पॉइंट तो यही आता है कि उसको अल्कोहल किसी और ने पिलाई है, तो यहां पर उसको बिल्कुल पता नहीं होना चाहिए। अच्छा, एक और चीज, अल्कोहल के लिए किसी को परसुएट करना। मैंने कहा अच्छा ठीक है करणवीर यार, लेट्स जस्ट हैव विस्की, एंड करणवीर तैयार हो जाते हैं। तो क्या मैंने इनको अगेंस्ट हिज विल पिलाया है या नहीं पिलाया है? मैंने सिर्फ उनको परसुएट किया है। तो क्या करणवीर मैंने आपको आपकी विल के अगेंस्ट पिलाया? क्या मैंने आपको फोर्स किया? क्या मैंने आपको चुपके से पिलाया? नहीं, मैंने सिर्फ क्या किया, परसुएट किया। तो यहां पर यह भी बात समझने वाली है कि सिर्फ परसुएशन इस वाले सेक्शन को जस्टिफाई नहीं कर पाएगी। अगेंस्ट हिज विल एंड विदाउट हिज नॉलेज को प्रूव करना है अगर,
तो खाली परसुएशन से नहीं होगा, वहां पे ये दिखाना पड़ेगा कि उसको पता ही नहीं था वो जो पी रहा है वो इंटॉक्सिकेट कर रहा है उसको, या फिर उसको इतना जबरदस्ती पिलाया गया कि उसके हाथ पांव बांध दिए गए एंड ही हैड नो चॉइस बट टू हैव इट। उसके हाथ पांव पकड़ लिए गए, उसको जबरदस्ती पिलाया गया, उसको किसी तरह डरा के धमका के पिलाया गया, कोर्शन का यूज किया गया, तो बात अलग हो जाती है। ठीक है, वहां पर फिर ये सेक्शन पिक्चर में आता है। तो ये कुछ फैक्टर्स होते हैं समझने वाले। ठीक है, तो मैं इसको एक बार पढ़ता हूँ। इन अदर वर्ड्स, ही मस्ट बी टोटली अनअवेयर दैट व्हाटएवर वाज एडमिनिस्टर्ड और गिवन टू हिम विल हैव एनी इंटॉक्सिकेटिंग इफेक्ट। The words against his will mean that the person was forced or coerced। मैंने अभी आपको बताया कि या तो उसको फोर्स किया गया, कोर्स किया गया है into consuming an intoxicant। तो अगेंस्ट हिज विल का मतलब बहुत ज्यादा वहां पे कंपल्शन क्रिएट हुआ है, दैट ही हैड नो चॉइस बट टू डू इट। इंटॉक्सिकेट होने के अलावा उसके पास कोई चॉइस नहीं बचा था। अब 86 की बात करते हैं। 86 और 85 का डिफरेंस समझते हैं। 86 के अंदर यानी कि 24 के अंदर, अब के हिसाब से 24 है, वो कह रहे इन केसेस वेयर एन एक्ट डन इज नॉट एन ऑफेंस अनलेस डन विद अ पर्टिकुलर नॉलेज or intent, a person who does the act in a state of intoxication shall be liable to be dealt with as if he had the same knowledge। एक्चुअली बताऊं, इसमें और इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बहुत माइन्यूट डिफरेंसेस है, एंड इट इज एक्चुअली लेफ्ट टू द जुडिशरी कि वो कैसे इसको इंटरप्रेट करेगी। लेकिन यहां पर दिस वन इज स्पेसिफिकली अबाउट दोज ऑफेंसेस जहां पर मेंसरिया क्रूशल है। मेंसरिया हम लोगों ने पढ़ा था पहली क्लास के अंदर, इंटेंशन, इवल इंटेंशन। तो जो 24th है यानी कि जो 86 है पहले का, वो ये बताता है, उन ऑफेंसेस की बात करता है जहां पर हम सिर्फ ये नहीं कह सकते, इट इज नॉट जस्ट अबाउट एनी ऑफेंस, इट इज अबाउट दोज ऑफेंसेस जहां पर मेंस्ट्रिया या फिर जहां पर इंटेंशन बहुत क्रूशल है। वो कहता है इन केसेस वेयर एन एक्ट डन इज नॉट एन ऑफेंस अनलेस डन विद अ पर्टिकुलर नॉलेज और इंटेंट। तो वो ये कह रहा है कि हम यहां पर हम उन ऑफेंसेस की बात कर रहे हैं जिसमें कि वो तब तक ऑफेंस नहीं बनता जब तक कि मेंसरिया या इवल इंटेंशन ना हो। हम उनकी बात कर रहे हैं 24th के अंदर स्पेसिफिकली। तो ऐसे केस में अ पर्सन हु डज द एक्ट, बिल्कुल फिर वही बात रिपीट हो जाती है ऊपर वाली जो 23rd में दी हुई है। थोड़ा बहुत डिफरेंस है, वो भी अभी बताता हूं और क्या डिफरेंस है। लेकिन यहां पर उन एक्ट्स की बात हो रही है जहां पर मेंस्ट्रिया बहुत जरूरी है, और 23rd में सारे ऑफेंसेस की बात हो रही है इन टोटल। मेंस्ट्रिया जरूरी है, मेंस्ट्रिया जरूरी नहीं है, ये डिफरेंस है मोटा मोटा 23rd और 24th में। फिर उसके बाद वो कहता है कि हम उन ऑफेंसेस की बात करें जहां पर मेंस्ट्रिया जरूरी है, तो ऐसे केस में अगर एक इंसान इंटॉक्सिकेट होता है और खुद से इंटॉक्सिकेट होता है, तो हम क्या मानेंगे कि उसने वो जो ऑफेंस किया है वो उसी इंटेंशन के साथ किया है जो कि एक वैसा आदमी करता जो इंटॉक्सिकेटेड ना होता। मतलब मैं अगर मर्डर की बात कर रहा हूं, अगर मुझे मर्डर के लिए प्रोसिक्यूट किया जा रहा है, फिर कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर के लिए मुझे प्रोसिक्यूट किया जा रहा है, मैंने खुद उठा के ड्रग्स लिए थे, मैंने खुद ड्रग्स लिए थे। आप लोगों ने अगर वो देख ली है, मिर्जापुर देख ली है, तो मिर्जापुर के अंदर गुड्डू पंडित क्या करता है, रॉबिन को मार देता है। कैसे मारता है? वो एक्चुअली बर्फी लेकर आया होता है, एज एन उसने ऑलरेडी नारकोटिक्स या ड्रग्स लिए हुए होते हैं, और वो आकर उसको मार देता है, और मारने के बाद एकदम उसको रियलाइज होता है कि उसने क्या कर दिया। लेकिन यहां पर क्योंकि उसने उसको खुद कंज्यूम किया है, उसको और किसी ने जबरदस्ती तो नहीं दिया, तो इसलिए यहां पर यह माना जाएगा दैट उसने एक्चुअली उसको मारा है। ठीक है, लेकिन एक बात बताइए, आप लोगों ने अगर मिर्जापुर बाय चांस देख लिया, वो एकदम से आता है, एंटर करता है, उनकी फैमिली फोटोग्राफ खींचता है जिस घर का वो खुद बेटा है, बहुत उनसे लड़ाई सी होती है, और फाइनली वो रॉबिन को मार देता है। इज इट मर्डर और इज इट कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर? आज ही देखा है ना करणवीर वो एपिसोड, तो बताओ मुझे, इज इट मर्डर और इज इट कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर? एग्जैक्टली करणवीर, परफेक्ट। ना ना, मर्डर कैसे हुआ? कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, सडन वो हुआ ना, प्रोवोकेशन हुआ, एकदम से लड़ाई हुई। वो इंटेंट करके नहीं आया था कि आज वो रॉबिन को मारेगा। हाँ, अगर वो जो कोर्ट के अंदर करने वाला था, कोर्ट के अंदर वो अपने फादर की सजा सुनने आया होता है, और वो सोच रहा होता है, हाँ सडन प्रोवोकेशन है, और वहां पे वो सोच रहा होता है कि अगर इसके खिलाफ
सजा इसको दी गई मेरे फादर को, तो मैं जज को मार दूंगा, उसको आप मर्डर कहोगे, क्योंकि वो प्री प्लान्ड है। यहां पर मर्डर नहीं है, इट इज कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। तो यहां पर बस वो इतना कह रहा है कि उन ऑफेंसेस की बात कर रहा है जहां पे मेंस्ट्रुया जरूरी है, वहां पर अगर इंसान खुद से इंटॉक्सिकेटेड है तो उसको उसी तरह डील किया जाएगा जैसे कि उसने शराब ना पी रखी हो, या उसने जैसे कि नारकोटिक्स ना ले रखे हो, अनटिल वही वही कंडीशन लास्ट में, कि अगर उसको किसी और ने पिला दी हो, उसको किसी और ने ड्रग्स दे दिए हो विदाउट हिज नॉलेज, अगेंस्ट हिज विल। ये डिफरेंस है। एक और जो बात यहां पर आती है, जो 23rd 24th में आती है, 24th के अंदर अगर आप लैंग्वेज को थोड़ा सा गौर से देखो, और पीएससी पिल्लई में भी ये बड़े छोटे छोटे वर्ड्स में लिखा हुआ है, बहुत ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन तो नहीं है, बट ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क क्रिएट जरूर करता है। और इसके ऊपर ना बहुत सारा वो भी हुआ है, मतलब देयर हैज बीन, जो आपकी लॉ कमीशन है उन्होंने कहा है कि इसकी एक्चुअली जरूरत थी नहीं जो इन्होंने किया है, जिन्होंने लॉ बनाया है। यहां पर ऊपर जब हम पढ़ते हैं, वो कहते हैं पर्सन हु डज द एक्ट इन अ स्टेट ऑफ इंटॉक्सिकेशन शैल बी डेल्ट विद एज इफ ही हैड द सेम नॉलेज। यहां पर जो वर्ड नॉलेज दिया हुआ है ना, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। यहाँ पे इंटेंशन नहीं दिया हुआ। हम ये मानते हैं कि उसको वही नॉलेज है जो एक नॉर्मल आदमी को होती है जिसने ड्रग्स नहीं लिए होते, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा, इंटेंशन की बात नहीं की, उन्होंने नॉलेज की बात की है। ठीक है। तो ये एक छोटा सा पॉइंट था जिसपे बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स उठे थे। तो यहाँ पर जो इंटेंशन है ना, दैट इज एक्चुअली लेफ्ट टू द जुडिशरी, टू द जजेस, कि इंटेंशन थी या नहीं थी, आप लोग खुद चेक करिए फ्रॉम द फैक्ट्स। बात समझ आ रही है क्या? हम लोग साथ हैं? क्लियर हुआ नहीं हुआ मुझे बता दो। यस नो मे बी। बता दो यार, इतना बोला हूं, थोड़ा सा यस नो तो कर दो। गॉट इट। ओके, परफेक्ट। मुझे लग रहा है बाकी सब लोग आज पैसिव सुन रहे हैं। ठीक है, ओके सिमरन, ओके रिया, ओके अमरप्रीत, ओके हरजिंदर, ओके राधिका, परफेक्ट। अमनप्रीत, सॉरी नॉट अमरप्रीत। ठीक है, थैंक यू। ऑलराइट, सो लेट अस अंडरस्टैंड अ फ्यू मोर थिंग्स अबाउट इट। ठीक है। हमें डिफरेंस समझ आ गया 23 और 24 में, कि वहां पर इंटेंट वाले यानी कि इंटेंशन और नॉलेज वाले क्राइम्स की बात हो रही है 24 के में, 23 के अंदर नॉर्मल उनकी बात हो रही है। ठीक है। अब यहाँ पर एक केस देखते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट केस है, मुझे लगता है आप लोगों को तो अपने कॉलेज टाइम से याद ही होगा। बासदेव वर्सेस स्टेट ऑफ पेप्सू। मैं इसको चार्ट में लिख देता हूँ। बासदेव वर्सेस स्टेट ऑफ पेप्सू। इंपॉर्टेंट केस, मतलब इंटॉक्सिकेशन इसके बिना कंप्लीट नहीं होती, और इस केस का रेफरेंस आज तक दिया जा रहा है। मतलब 7 महीने पहले कोई केस आया था, उसके अंदर बासदेव वर्सेस स्टेट ऑफ पेप्सू का वो दिया था, रेफरेंस दिया था। 1956 का केस है, लिख लेना अगर आप लोग बाय चांस, बाय एनी चांस अगर आप लोग इसकी तैयारी करो, क्या कहते हैं उसे, यूजीसी नेट की, तो अब ना उसमें ईयर्स बहुत इंपॉर्टेंट हो गए हैं, ईयर्स पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो ये 1956 का केस है, बासदेव वर्सेस स्टेट ऑफ पेप्सू। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, एक रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर है, वो क्या करता है, उसको मर्डर के लिए चार्ज किया गया, 15 साल के लड़के को उसने गोली मार दी है। क्या हुआ, उसने अल्कोहल ली। ठीक है। सेम गांव के बच्चा भी उसी गांव का था, वो बंदा भी उसी गांव का था, वो एक शादी अटेंड करने जाता है। वहां पर काफी लोगों ने अपनी सीट्स ले ली हैं। ये आर्मी ऑफिसर जाता है, एक बच्चा बैठा हुआ है एक कुर्सी के ऊपर, वो कहता है थोड़ा सा साइड हो जाओ, मुझे भी जगह दे दो, मैं भी बैठ जाऊंगा। बच्चा मना कर देता है। ठीक है, बच्चा बदमाश है, बच्चे ने मना कर दिया। अब ये रिटायर्ड ऑफिसर जो है, ये ड्रंक है, इंटॉक्सिकेटेड है, और ऑब्वियसली खुद से इंटॉक्सिकेटेड है। तो वो क्या करता है, अपनी जेब से बंदूक निकालता, बच्चे के पेट में गोली मार देता है। बच्चा जो होता है वो मर जाता है। अब यहां पर ये पूछा जाता है कि ये क्या इंटॉक्सिकेशन का, क्या यहाँ पर ये रेस्क्यू इसको मिलेगा, कुछ एस्केप मिलेगा इसको, नहीं मिलेगा। तो जब सारे फैक्ट सुप्रीम कोर्ट देखता है, वो कहते हैं कि पहली बात तो यहाँ पर ये प्रूव नहीं हो पा रहा दैट द पर्सन वाज इनकेपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ द एक्ट। क्योंकि वो खुद चल के आया शादी में, अगर उसने अल्कोहल पी भी रखी थी, खुद चल के आया,
उसके बाद जब उसको रियलाइज हुआ कि उसने कुछ गलत कर दिया, ही रैन अवे फ्रॉम देयर, थोड़ी दूरी पे वो पकड़ा गया। तो इस सारे एक्ट में कहीं पे भी पता नहीं लग रहा। आपको को याद होगा मैंने आप लोगों से यही बात इंसेनिटी में भी समझाई थी कि जब आप किस तरह उस पर्टिकुलर एक्ट के बाद आप कैसे बिहेव कर रहे हो, उससे पहले आपने क्या किया, उसके दौरान आपने क्या किया, उसके बाद आपने क्या किया, ये सारी चीजें कोर्ट देखती है। तो वहां पर अगर वो आदमी भागा और उसको थोड़ी दूरी पे पकड़ लिएगा और वो कहता है मैं शराब के नशे में था, तो सर आप इनकेपेबल तो नहीं थे टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द एक्ट फॉर श्योर। वाई? बिकॉज अगर आप भाग सकते हैं, आपको पता है आपने कुछ गलत किया, इसका मतलब आपको पता है आपने गोली मारी है। ऐसा तो नहीं है कि आप ये सोच रहे थे कि ये और मैं छुपन छुपाई खेल रहे हैं और मैं अपनी उंगली से डिस्क्याव करूंगा और ये मर जाएगा, है ना? तो ऐसा कुछ तो नहीं था। ऑब्वियसली यू अंडरस्टूड द नेचर ऑफ द एक्ट एंड दैट इज व्हाई द कोर्ट सेड दैट। नाउ कोर्ट वॉज वेरी क्लियर, और अभी भी 7 महीने पहले भी एक केस आया था, इसमें यही रेफरेंस दिया गया कि इनकेपेबिलिटी नहीं थी यहाँ पर। इन व्यू ऑफ हिज फेलियर टू प्रूव सच इनकैपेसिटी, द कोर्ट प्रिज्यूम दैट ही इंटेंडेड द नेचुरल एंड प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हिज एक्ट। कोर्ट ने कहा कि क्योंकि वो अपनी इनकैपेसिटी नहीं प्रूव कर पाया, तो कोर्ट ने कहा कि ये इंसान जो है, इसी ने ये काम विद नॉलेज एंड विद इंटेंशन, इंटेंशन तो नहीं बट हाँ ही इंटेंडेड टू इन्फ्लिक्ट बॉडीली इंजरी। उसने उसने ये तो इंटेंड किया था कि उस बच्चे को बॉडीली इंजरी हो, ठीक है, चाहे वो इन द स्पर ऑफ मोमेंट हुआ, लेकिन उसको ये तो पता था कि अगर मैं गोली चलाऊंगा तो उसका वो क्या होगा, कॉन्सिक्वेंस क्या होगा। और बच्चे की तरफ से आज सच कोई इतनी भारी प्रोवोकेशन भी नहीं थी यहाँ पर कि उसने उसको कुछ ऐसा कह दिया हो कि वो प्रोवोक हो जाए। इट वॉज जस्ट दैट कि वो सीट नहीं दे रहा था। तो यहाँ पर उसको अक्यूज किया गया था फॉर मर्डर, ठीक है। अब एक और केस आता है, मावारी सूर्य सात्या नारायण वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश में। लिख देता हूँ, चैट में लिख देता हूँ। ये 2-3 केसेस पता होते हैं तो आदमी को पॉइंट्स और कॉन्सेप्ट पूरे क्लियरली याद रहते हैं। मावारी सूर्य सात्या नारायण वर्सेस स्टेट ऑफ एपी, वर्सेस स्टेट ऑफ एपी। और जो लोग पढ़ रहे हैं आईपीसी को, मतलब बीएनएस को, तो ऐसा नहीं है कि वो बीएनएस की आप बुक का वेट करेंगे कि जब पीएसए पिल्लई या जब ये लोग अपनी या टेकवानी अपनी नई बीएनएस की किताबें निकालेंगे, नहीं। आपने पुरानी बुक से पढ़ी है, सिर्फ सेक्शन नंबर ही ज्यादा चेंज हुआ है, थोड़ा बहुत जो डिफरेंस है वो सेक्शन नंबर का या कुछ चीजों का है, आई अंडरस्टैंड, लेकिन वो कुछ चीजें मैनेजेबल है, ठीक है। तो अभी तो हम लोग, मैं जो रेफर कर रहा हूँ पीएसए पिल्लई रेफर कर रहा हूँ। इट इज वन ऑफ द बेस्ट बुक्स फॉर आईपीसी, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, जो अक्यूज है और डिसीज्ड है, यानी कि जिसने मर्डर किया है और जो डिसीज्ड है, उस 11 साल से उनकी शादी हुई हुई थी, हस्बैंड वाइफ थे। तो वो जो बंदा था, जो अक्यूज था, वो अल्कोहलिक था और वो अक्सर लड़ाई करता था अपनी पत्नी के साथ। एक दिन क्या होता है, खाना खाने के बाद वो बाहर जाता है, वापस आता है, उसके हाथ में ब्रांडी की बोतल है, शराब की बोतल है, ठीक है। और पीने के बाद वो अपनी वाइफ को क्या करता है, डांटना शुरू कर देता है कि किसी कुछ रीजन पर कि मैंने गलती कर दी, मैंने अपनी मेटर्नल अंकल के घर में शादी कर ली, उनकी बेटी से शादी कर ली, यानी मामा की बेटी से शादी कर ली। तो वो कहता है कि मैं तुझे ब्लैंक पेपर दे रहा हूँ, इस पे साइन कर, ब्लैंक पेपर्स पे साइन कर, ठीक है। अब ये जो लड़की होती है मना कर देती है और वो उसको मारना शुरू कर देता है। अब क्या होता है, व्हेन शी ट्राई टू गो आउट, जो बाहर जाने की कोशिश करती है घर से, तो उसके बाल पकड़ के उसको घसीट के वापस लाता है। फिर उसके बाद वो दरवाजा बंद करता है और उसको जलाने की कोशिश करता है। वो किसी तरह जो आग होती है उसको बुझा देती है, फिर से भागने की कोशिश करती है। अक्यूज फिर उसको खींच के लाता है और उसके ऊपर केरोसिन डालता है, उसको जला देता है जिंदा। फाइनली वो बर्न से मर जाती है। तो आंध्र प्रदेश कोर्ट ने यहां पर भी रिलाई किया था सेम डिक्टम पर, जो बासदेव वाला डिक्टम था, कि इट कैन नॉट बी सेड दैट द अक्यूज वाज इन टोटल लॉस ऑफ मेंटल पावर। यहाँ पे टोटल लॉस ऑफ मेंटल पावर नहीं था और इसलिए यहां पर 86 अप्लाई नहीं करेगा, हम उसको रिलीव नहीं कर सकते। वी कैन नॉट रिलीव द पर्सन। 86, 86 एज इन 24 नाउ, 24 वॉन्ट अप्लाई, ठीक है। क्लियर हो गया? कोई डाउट तो नहीं है इसमें? बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे होता है? बर्डन ऑफ प्रूफ हम सबको पता है किसको साबित करना है। तो जब ये एक्सेप्शन कोई भी प्लीड करेगा तो वो कौन साबित करेगा कि एक्सेप्शन था, कि मैं एक्चुअली नशे में था? वो बंदा। It has to be on the accused. Exactly. Accused has to prove. Accused has the burden of proof. क्लियर हो गया? ये कोई डाउट तो नहीं है किसी को?
आगे प्रोसीड करें, आगे चले। यस नो बता दो, फिर आगे चलते हैं। यस सर, यस सर, यस। ओके, परफेक्ट। ठीक है, अब मैं आ रहा हूँ 87 पर। 87 क्या कहता है? इजी सा है। नथिंग विच इज नॉट इंटेंडेड टू कॉज डेथ और ग्रीवियस हर्ट एंड विच इज नॉट। अब ये जो 87 है, सॉरी इट इज 25 नाउ। मैं अभी भी वही पुराने माइंडसेट से चलता हूँ। तो कह रहे नथिंग विच इज इंटेंडेड टू कॉज डेथ और ग्रीवियस हर्ट एंड विच इज नॉट known by the doer to be likely to cause death or grievous hurt is an offense by reason of any harm which it may cause or be intended by the doer to cause to any person above 18 years of age who has given consent whether express or implied। मेरे पढ़ने से कुछ होगा नहीं, इसको तो खुद पढ़ लो, मैं इसको समझाऊंगा फिर आपको। मेरी नरेशन से कुछ नहीं होगा, बस इसको वर्ड बाय वर्ड पढ़ लो। रीड इट वंस and just let me know once you've read it, and then I'll explain each and every part of it, right? Just give me 1 second, I'll take a call. पढ़ लिया हम लोगों ने वर्ड बाय वर्ड, आई होप समझ आ गया। अब मैं इसको समझाता हूँ। कह रहे नथिंग विच इज इंटेंडेड टू कॉज डेथ or grievous hurt and which is not known by the doer to be likely to cause death or grievous hurt is an offense by reason of any harm which it may cause or be intended by the doer to cause to any person above 18 years of age who has given consent whether express or implied to suffer that harm। अब यहाँ पर सिंपल सी बात यह है कि अगर एक इंसान दूसरे इंसान को कंसेंट दे देता है कि हाँ हम लोग कुछ ऐसा कर सकते हैं जिसमें देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ हर्ट, लेकिन द पॉसिबिलिटी शुड नॉट बी ऑफ ग्रीवियस हर्ट और डेथ। लेट्स अंडरस्टैंड दिस। पहले यहाँ पे डिस्क्लेमर आ गया, नथिंग विच इज नॉट इंटेंडेड टू कॉज डेथ। यानी ये दो लोग कुछ ऐसा करने वाले हैं जिसमें थोड़ा बहुत अम्यूजमेंट ऐसा इन्वॉल्व है कि थोड़ी बहुत चोट लग सकती है, या जैसे रेसलिंग है तो वहां पे चोट लग सकती है, या कुछ ऐसा हो सकता है कि जिसमें जख्मी हो जाए, लेकिन दोनों में से किसी की भी इंटेंशन डेथ कॉज करने की या ग्रीवियस हर्ट की नहीं होनी चाहिए। इट कैन बी एनीथिंग लेसर देन ग्रीवियस हर्ट, यानी कि हर्ट हो सकता है, हर्ट एज पर आईपीसी, लेकिन ग्रीवियस हर्ट नहीं हो सकता। तो वहां पर ऐसी सिचुएशन में अगर एक इंसान दूसरे को कंसेंट देता है कि हाँ तुम ऐसा कर लो या हम लोग ऐसा कर लेते हैं, और उस केस में इंजरी हो जाती है, डेथ हो जाती है, तो वहां पर दिस डिफेंस कैन बी यूज्ड। ये डिफेंस वहां पे यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे एग्जाम्पल दिया, और एग्जाम्पल्स हमारे आईपीसी में या बीएनएस में हमेशा बहुत बहुत क्रूशियल होते हैं। ए एंड जेड अग्री टू फेंस विद ईच अदर फॉर अम्यूजमेंट। This agreement implies the consent of each to suffer any harm which in the course of such fencing may be caused without foul play। अब यहाँ पे इन्होंने ये कहा कि ए और जेड क्या करते हैं, दे अग्री टू फेंस विद ईच अदर। ये लोग
अग्री करते हैं कि हम लोग फेंस करेंगे एक दूसरे के साथ, एंड मजे के लिए करेंगे, लेकिन फाउल प्ले नहीं होना चाहिए। फाउल प्ले मतलब देयर शुड बी नो चीटिंग। कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम जानबूझ के किसी की टांग तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जानबूझ के कुछ ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ और शुड नॉट बी अ पार्ट ऑफ अम्यूजमेंट, राइट। तो यहां पर अगर फेयरली खेला जा रहा है और एक जना दूसरे को हर्ट कर देता है, किसी भी तरह से जख्मी कर देता है, बहुत ग्रिवियस हर्ट नहीं लेकिन हाँ जख्मी कर देता है, लेकिन एक्चुअली बताऊं तो अगर यहाँ पे ग्रिवियस हर्ट भी हो जाता है बाय चांस विदाउट इंटेंशन, या डेथ भी हो जाती है, देन ऑल्सो इन दैट केस if there is no intention to cause death or grievous hurt, then this particular defense can be used. Are we clear with this concept? Clear हो गया इसका? अब यहां पर कुछ समझने वाली बातें ये हैं कि हार्म हो सकता है लेकिन इट हैज टू बी शॉर्ट ऑफ ग्रीवियस हर्ट। हार्म हो सकता है, कंसेंट इतना हो सकता है कि हाँ थोड़ा बहुत हार्म होगा, लेकिन इट हैज टू बी शॉर्ट ऑफ ग्रीवियस हर्ट, यानी ग्रीवियस हर्ट जितना एक्सट्रीम नहीं होना चाहिए। ग्रीवियस हर्ट क्या है, दैट विल स्टडी। ये ग्रीवियस हर्ट होता है बहुत ज्यादा, मतलब किसी का समझ लो ऐसे आपने कान खत्म कर दिया कि अब वो सुन ही नहीं सकता पूरी जिंदगी, या किसी की आपने आंखें फोड़ दी, बिल्कुल उसको अंधा कर दिया, ये ग्रीवियस हर्ट होता है। तो इंटेंशन ग्रीवियस हर्ट की नहीं होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आज मैं इसका सिर फोड़ दूंगा और ये बिल्कुल खत्म हो जाएगा, है ना। तो पहली बात कि हार्म हो सकता है, इट हैज टू बी शॉर्ट ऑफ ग्रीवियस हर्ट। दूसरा, हार्म रिजल्टिंग इवन इन डेथ, डेथ भी हो सकती है, लेकिन डेथ की इंटेंशन या नॉलेज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और यहां पे दो प्रोपोजिशंस क्या है कि हर एक इंसान अपने इंटरेस्ट का बेस्ट जज है। ये बात अंडरस्टूड है कि हर इंसान अपने इंटरेस्ट का बेस्ट जज है, हर इंसान को पता है कि उसके लिए क्या ठीक है और उसके लिए क्या ठीक नहीं है, राइट। दैट नो मैन विल कंसेंट टू व्हाट ही थिंक्स हर्टफुल टू हिमसेल्फ। कोई भी इंसान उस बात के लिए कंसेंट नहीं करेगा जो कि उसके लिए तकलीफदायक होगी। तो दो प्रोपोजिशन है, दो बातें समझने वाली है यहाँ पर कि जब ये सेक्शन बनाया गया होगा तो ये समझा गया होगा कि हर इंसान अपने इंटरेस्ट को लेकर बेस्ट जज है, और दूसरा कोई भी इंसान ऐसा काम नहीं करेगा कि जिससे उसको हर्ट हो या उसको तकलीफ हो, ठीक। चलिए अब इसका एक वो लेते हैं, लेट्स टेक अ वेरी वेरी नाइस केस। ये आपका 1916 का केस है। इसका वैसे नाम बहुत जरूरी नहीं है, इसको अगर आप वैसे भी मेंशन कर दो दैट वुड आल्सो बी इनफ, लेकिन नाम ले लो। यू नेवर नो, यू गेट दिस केस समवेयर, एटलीस्ट यू शुड नो कि आप क्या पढ़ रहे हो। अब मुझे इसमें ना इसका जो थोड़ा नाम है, इट इज अ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड, सो आई एम राइटिंग इट फॉर यू। यू कैन, प्रॉपर नाउन में हमें पता है कि प्रॉपर नाउन में कभी भी प्रोनाउंसिएशन का कोई प्रॉब्लम नहीं होता, तो आप प्रॉपर नाउन को किसी भी तरह प्रोनाउंस करो चलेगा, ठीक है। ये केस है आपका, मैं इसमें ईयर भी लिख देता हूँ, इट इज 1916 का केस है, ठीक है। मैंने आपको अभी उस पर भेज दिया, चैट पे भेज दिया। यहाँ पर क्या होता है कि डिसीज जो है, जो मरा है इंसान, वो मिडिल एज्ड आदमी है। वो मानता है कि वो जो है वो डाउ प्रूफ है। डाउ क्या होती है, एक तरह की चाइनीज तलवार होती है। वो ये कहता है कि मैं डाउ प्रूफ हूँ, ठीक है। और वो एक लड़के को, एक आदमी को ये कहता है कि ये दाव लो, ये तलवार लो, ठीक है, एक शार्प इंस्ट्रूमेंट है। उसको ये लगता है कि मेरे पास एक ऐसा चार्म है, या मेरे पास एक ऐसा जादुई शक्ति है जिससे मेरे को दाव से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो एक आदमी को देता है और कहता है कि मुझे यहाँ पर इस तरह से मारो और देखना मुझे कुछ नहीं होगा। वो इंसान उस दूसरे आदमी पर भरोसा करते हुए विदाउट इंटेंशन ऑफ अ ग्रीवियस हर्ट और डेथ, वो उसको एक हल्का सा ब्लो देता है, हल्का सा एक मॉडरेट ब्लो देता है। और रिजल्ट ये होता है कि उसकी जो आर्टरीज होती हैं वो उससे कट जाती हैं, ठीक है। एंड दिस पर्सन ब्लीड्स टू डेथ, इसकी डेथ हो जाती है। तो पहले इसको 304 के अंडर डाला गया, ठीक है, तो कल्पेबल होमिसाइड में डाला गया, बट ऑन अपील हिज कन्विक्शन वाज सेट असाइड। फाइनली उसका जो कन्विक्शन था वो सेट असाइड कर दिया गया ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ सेक्शन 87 जो हम पढ़ रहे हैं अभी 25। कैसे सेट असाइड किया गया, उन्होंने कहा कि यहाँ पर कोई इंटेंशन नहीं थी वो ग्रीवियस हर्ट करे, थोड़ा बहुत हर्ट का उसको पता होगा कि यहाँ पे कोई हर्ट हो सकता है, but he had no intention to cause grievous hurt or death, and the other person had consented, जो कि 18 से ऊपर का आदमी था, ठीक है। बात क्लियर हो गई, सिचुएशन क्लियर हो गई, कोई डाउट तो नहीं है इसमें आपको?
एक और बात, यहाँ पे जो कंसेंट है ना, वो एक्सप्रेस या इम्प्लाइड दोनों हो सकता है। ठीक। अब इम्प्लाइड कंसेंट का मतलब ये होता है कि जहां पर एग्जैक्टली exactly आपने कोई लिखित में बिल्कुल एक एक वर्ड के साथ बात नहीं करी, लेकिन अंडरस्टूड है कि इतना तो, जैसे आप कुछ ऐसा गेम खेल रहे हो, आपको पता है इसमें थोड़ी बहुत चोट तो लग जाएगी। ठीक है। जैसे पहले हम लोग खेलते थे, वो जो होता था, पिट्ठू खेलते थे जब छोटे होते थे। छोटे छोटे पत्थरों को एक दूसरे के ऊपर रखते थे, पता नहीं आप लोगों की जनरेशन ने खेला या नहीं खेला, लेकिन हम लोग खेलते थे। छोटे छोटे पत्थरों को एक दूसरे के ऊपर रखते थे और बॉल से मारते थे, फिर उसके बाद दूसरी टीम क्या कर, एक जना बनाता था उसको दूसरा बॉल से। यस, आई ऑल्सो प्ले। ठीक है। तो और जैसे, हाँ, काली कट्टू हाँ ठीक है। तो एक तो वो होता था, पिट्ठू होता था, उसमें बॉल से मारते थे ना, तो हमें थोड़ी बहुत उसका तो पता होता था, थोड़ी बहुत इंजरी तो हो सकती है। हाँ बिल्कुल, जाली कट्टू, ठीक है। और वो भी होता था, मारम पिट्टी भी खेलते थे, तो उसमें पता होता था थोड़ी बहुत चोट तो लगेगी ही लगेगी, है ना। तो इसलिए अगर इम्प्लाइड कंसेंट और मैं वो गेम खेलने जा रहा हूँ, मुझे थोड़ी बहुत चोट तो लगेगी ही लगेगी, वो भी कंसेंट ही माना जाता है। तो जरूरी नहीं कि मुझे हर गेम से पहले, हर पिट्ठू के गेम से पहले मुझे लिखित में कॉन्ट्रैक्ट करना है, सबके साथ अग्रीमेंट करना है कि अगर मुझे चोट लग जाती है तो तुम में से कोई भी जिम्मेवार नहीं होगा। ठीक। तो यहाँ पर इम्प्लाइड कंसेंट इज ऑल्सो अंडरस्टूड। और इसके अलावा अगर और कोई पॉइंट इसमें लेना हो तो मैं, एक लास्ट बात जो समझने वाली है, कि यहाँ पर जो दो जनों के बीच में कंसेंट है ना, वो सिर्फ पर्सनल नेचर का होना चाहिए। यानी कि वो पब्लिक इन कैरेक्टर नहीं होना चाहिए, ग्रेव नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप ऐसा कोई आपस में वो कर रहे हैं कि जिसकी वजह से बाकी लोगों को भी दिक्कत हो, या आप सड़क में पूरा गड्ढा खोद रहे हैं और फिर उसके बाद आप बाइक निकाल रहे हैं और आप ये कह रहे हैं कि मेरा कंसेंट है, मुझे कुछ नहीं होगा, एक जने ने गड्ढा खोदा। अब वो क्या है, वो जो गड्ढा खोदा गया है वो क्या है, वो एक पब्लिक न्यूसेंस है। वहां पर अगर कोई और बाइक भी आएगी तो उसको भी चोट लगेगी। तो इसलिए इट हैज टू बी, द कंसेंट हैज टू बी पर्सनल इन नेचर, इट कैन नॉट बी पब्लिक इन कैरेक्टर। दैट्स ऑल। तो ये कुछ इसके बेसिक्स थे जो समझने वाले थे। ठीक है। सो दैट्स ऑल। इसके बाद हम लोग करेंगे 88, 89, 90, 92। तो अगली क्लास में कोशिश करेंगे कि 4-5 सेक्शन जल्दी जल्दी खत्म कर ले। मैं प्राइवेट डिफेंस से पहले पहले वाला सारा पढ़ा दूंगा, कोशिश करूंगा अगली क्लास में। ठीक है, जितना मैक्सिमम कवर कर पाऊँ कर दूंगा। तो आज के लिए इतना ही काफी है। अब एक मुझे बस एक बात बता दो बिफोर यू लीव, कल कॉन्स्टिट्यूशन करें कल बीएनएस करें, मुझे बता दो पहले ही। मैं देखा बीएनएस में वैसे नंबर्स कॉन्स्टिट्यूशन से थोड़े ज्यादा ही रहते हैं। So should we do BNS tomorrow? Should we do Constitution? What do you say? Whatever you guys say, I'll do that. I'm happy to see कि कुछ नए लोग भी आए हैं आज। As your wish, Constitution। बाकी लोग भी अपना वोट डाल सकते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। बीएनएस, बीएनएस, कुछ लोग तो स्पेसिफिकली बीएनएस के लिए आए हैं। ऑल्टरनेट डेज, अच्छा। हाँ, ये बिल्कुल मिडिल पाथ निकाला सिमरन ने। ऑल्टरनेट डेज पे करते हैं। तो ऑल्टरनेट डेज पे कर लेते हैं, कल कॉन्स्टिट्यूशन कर लेंगे, परसों बीएनएस कर लेंगे, ऐसा कर लें। विल दैट डू? इज दैट ओके? ग्रेट। परफेक्ट। यस सर। ठीक है। ठीक है, यस सर। ठीक है। लेट्स एंड द क्लास है। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग देयर। थैंक यू रिया। थैंक यू हरजिंदर। थैंक यू सिमरन। थैंक यू राधिका।